Friends, welcome back. In previous lecture, we have completed the two laws of Mendel. The first law, that is law of dominance, second law of segregation. ये दोनों लॉ हमने कंप्लीट कर लिए थे. आज के लेक्चर में आई विल जस्ट कवर ओनली वन प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो दैट यू कैन easily understand the concept. We'll move slowly there on. So law of independent assortment, ये थर्ड लॉ है मेंडल का. मेंडल ने इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस और ज़्यादा क्रॉस के लिए दिया था. इफ़ यू हैव रिमेंबर, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज एप्लीकेबल टिल द मोनो हाइब्रिड क्रॉस ओनली. बट जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाएंगे, सो दैट टाइम वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन सम मोर प्रिंसिपल. तो वहाँ पे दो से ज़्यादा कैरेक्टर, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को समझाने के लिए मेंडल ने अपने द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द स्टेटमेंट. सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? व्हेन टू आर मोर पेयर ऑफ द ट्रेड्स कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, inheritance of all the characters are free from the other. When, once again I am repeating, when two or more pairs of the traits combined in a hybrid, inheritance of all the characters are free from the other, means inheritance of one character does not affect the inheritance of another character. इसको समझने की कोशिश करते हैं. If we are just going to make a cross to understand the pattern of inheritance of two characters together or more than two characters together, दो कैरेक्टर लिया, तीन कैरेक्टर लिया, चार कैरेक्टर लिया, because we cannot feel that only one character is present in any of the cell, in any of the arrays. Many more characters are there. So how these characters are maintaining their inheritance, whether their inheritance is being affected by another character. कई कैरेक्टर एक साथ इनहेरिट होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वन कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस इज बीइंग अफेक्टेड बाय अनदर कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस. तो यही सारी चीज़ें समझाने के लिए मेंडल ने थर्ड लॉ दिया. उसमें उन्होंने बताया कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग अ क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स फॉर understanding, for explaining, for analyzing the inheritance of two characters or more than two characters, on such situation what will be there? The characters will move separately into the next generation. The inheritance of one character will not be affected by another character. तो उस कंडीशन में दोनों कैरेक्टर अलग अलग ही अगली जनरेशन में जाएंगे. दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं होंगे. हम ये पहले ही जानते हैं, एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज देयर. ठीक है, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से अलग अलग ही जाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होंगे. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. माय डियर चाइल्ड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ जीन्स समझा था, एंड हियर इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वी आर अंडरस्टैंडिंग द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द कैरेक्टर. एंड देयर इन केस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन we understood the independent assortment of gene and here independent assortment of the character. Are you getting my point? तो ये क्लियर हुआ कि यदि दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स को एक साथ अपन इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, दो से अधिक कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं, तो दोनों कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं और दोनों कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस एक दूसरे से पूरी तरीके से फ्री होती है. No character is going to affect the inheritance of any other. Okay, so that means what? Each character assort independently without blending. दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ में रहेंगे, दोनों एक दूसरे से फ्री होके अपने को एक्सप्रेस करेंगे. That's what is called as independent assortment. So each character is assorting independently without blending with each other. रिमेंबर, अभी कई बार मैंने बोला कि दिस लॉ इज इफेक्टिव फॉर टू और मोर देन टू कैरेक्टर. अगर एक कैरेक्टर की बात करेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा वहां पे. बस दो कैरेक्टर हुआ, दो से ज़्यादा कैरेक्टर हुए, तो उस समय कौन सा क्रॉस लगेगा आपका? डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड. और उसको समझाने के लिए थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विल बी एप्लीकेबल. ओके, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मेंडल ने इसको समझाया होगा. सो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज अ डिफिकल्ट वन एंड दैट विल बी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और अभी हम केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ के आए हैं, तो मोनो हाइब्रिड के बाद ड्राई हाइब्रिड देखें, फिर ट्राई हाइब्रिड की तरफ चलेंगे तो कोई इशू नहीं होगा. सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग द ड्राई हाइब्रिड क्रॉस. द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स टुगेदर
इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने पहले भी देखा, दो कैरेक्टर्स की एक साथ इनहेरिटेंस को अपन अंडरस्टूड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे परफॉर्म कराते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई हाइब्रिड, टू कैरेक्टर्स ऑल टुगेदर, दो हाइब्रिड कैरेक्टर्स एक साथ आएंगे, दो हाइब्रिड का एक साथ इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। हमने कैरेक्टर्स के फॉर्म में लिया कलर ऑफ कॉटिलिडन और सीड शेप। इन कलर ऑफ कॉटिलिडन में कलर ऑफ कॉटिलिडन आपको याद होगा, मैंने मेंडल्स के कैरेक्टर्स की टेबल बताई थी, पाइसम सेटाइवम के उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे उसकी टेबल बताई थी। येलो कलर ऑफ द कॉटिलिडन इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन कलर ऑफ द कॉटिलिडन। येलो कलर का कॉटिलिडन डोमिनेंट होता है और ग्रीन कलर उसके लिए रेसेसिव होता है। तो येलो कलर को हम कैपिटल वाई से शो कर रहे हैं और ग्रीन कलर को शो करेंगे स्मॉल वाई के साथ में। दूसरा लिया सीड शेप। सीड शेप भी दो तरीके के होते हैं, होता है राउंड और दूसरा होता है रिंकल्ड। तो राउंड के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए लिया स्मॉल आर। मीन्स व्हाट, राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट वाइल रिंकल्ड सीड शेप इज रेसेसिव। तो दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, कलर ऑफ कॉटिलिडन या कलर ऑफ सीड। So that is yellow and green. Yellow is dominant over the green, and seed shape, that is round and wrinkled. So round is dominant over the wrinkled. So round will be expressed by capital R and wrinkled will be small r, and yellow will be expressed by the capital Y, and green will be expressed by the small y. Okay, so let's take a cross between the P1 parents. तो P1 parents में हम हमेशा क्या करते हैं, प्योर प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं, प्योर होमोजाइगस प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं फॉर द प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड प्योर होमोजाइगस रेसेसिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस विद द टू प्योर होमोजाइगस पेरेंट इन द P1 जनरेशन। सो लेट्स टेक अ क्रॉस। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा अलग है, इसको समझना है यहाँ पे, और ये आज आपको पहली बार थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट दिस इज माई प्रॉमिस कि टिल द एंड ऑफ द वीडियो, टिल द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, बट ध्यान रखना है, प्रैक्टिस इज योर पार्ट, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमने लिया, अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड कर रहे हैं, मतलब दो कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल आर स्मॉल वाई प्योर होमोजाइगस रेसेसिव। तो कैपिटल आर किसके लिए लिया था हमने, राउंड सीड के लिए लिया था, और येलो कलर के कॉटिलिडन के लिए, येलो कलर के सीड के लिए हमने क्या लिया था, कैपिटल वाई लिया था। सेम रेसेसिव में क्या आ जाएगा, रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कलर ऑफ द कॉटिलिडन। ओके, अब जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगी तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप यहाँ से 4 निकाल सकते हैं, लेकिन 4 में निकलेगा क्या, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, तो 2 गैमेट निकलेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। वहाँ पे मोनो हाइब्रिड में निकालते थे तो एक निकालते थे, कैपिटल टी या स्मॉल टी, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्योंकि 2 कैरेक्टर्स एक साथ आ रहे हैं तो 2 गैमेट निकलेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। सिमिलरली अगर हम यहाँ से गैमेट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, गैमेटोजेनेसिस से स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ से निकला कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से निकला स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराने पे हाइब्रिडाइजेशन, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि यहाँ से आर वाई निकाला, फिर स्मॉल वाई निकाला, स्मॉल आर का कैपिटल आर से क्रॉस कराना, दैट विल बी अ काइंड ऑफ हैक्टिक वन। लेकिन आपके पास में ये आइडिया है, पहले आपको बताया हुआ है कि जब भी प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट और प्योर होमोजाइगस रेसेसिव के बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो हेट्रोजाइगस क्या, कैपिटल आर और स्मॉल आर एक साथ आ जाएंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक साथ आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी, प्योर होमोजाइगस के बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर एक साथ आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ आ गया। तो नाउ दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस आर हाइब्रिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये P1 जनरेशन में प्योर होमोजाइगस था, F1 जनरेशन में आया तो क्या हो जाएगा, अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गया या हाइब्रिड कंडीशन में आ गया। हाइब्रिड में कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई। तो फिनोटाइप क्या बनेगा इसका, राउंड एंड येलो, बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल वाई। तो जो फिनोटाइप बना दैट इज राउंड येलो इन F1 जनरेशन, ऑल आर हेट्रोजाइगस। हम जानते हैं मेंडल ने अब क्या किया था इसके बाद में, दे परफॉर्म द सेल्फिंग बिटवीन द F1 हाइब्रिड्स और F1 हेट्रोजाइगस के बीच में उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया। तो सेल्फ क्रॉस बिटवीन F1 हेट्रोजाइगस या F1 हाइब्रिड के बीच में कराएंगे तो किसके किसके बीच में क्रॉस होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो के बीच में क्रॉस होगा। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा सिचुएशन,
कैसे करेंगे, सभी के गैमेट निकालना तो बहुत लंबा चौड़ा केस हो जाएगा यहाँ पे। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे इसको ईजिली कर सकते हैं। इसको ईजिली परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड और द पुनेट स्क्वायर। ये हम पहले समझ चुके हैं कैसे पुनेट स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। तो वी आर जस्ट मूविंग टू अंडरस्टैंड हाउ दीज क्रॉसेज, हाउ दीज द इनहेरिटेंस कैन बी अंडरस्टैंड वेल विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। ओके, तो अब कैसे हम इसको करते हैं, किस तरीके से चेकर बोर्ड में बनाते हैं। तो चेकर बोर्ड के लिए आपको याद होगा कि वी नीड टू फाइंड आउट द गैमेटोफाइट या जीनोटाइप, कितने पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं उससे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो उसके लिए हमको क्या लगाना होगा, फार्मूला लगाना होगा। हाउ मेनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर देयर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। द फार्मूला इज 2 to the power of n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 हैं। इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, कैपिटल आर स्मॉल आर एक हाइब्रिड हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक हाइब्रिड हो गया। तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, 2 हाइब्रिड्स। तो 2 to the power 2 मीन्स हाउ मेनी पॉसिबल गैमेट्स आर देयर, 4 गैमेट्स आर देयर। तो कौन कौन से गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई आ जाएगा, स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई आ सकता है, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई आएगा। बेटा यहाँ पे डाई हाइब्रिड है तो आसान होता है आपको पता करना गैमेट्स का, लेकिन जब ट्राई हाइब्रिड टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसके लिए मैंने आपको फोर्क लाइन मेथड भी बताया हुआ कि किस तरीके से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। वी डिड इट अर्लियर ओनली, बस इसको अब अप्लाई करना है। सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं पहले उनको अप्लाई करना है। अब इन गैमेट्स को लेके हमको चेकर बोर्ड मेथड का एप्लीकेशन करना है, चेकर बोर्ड बनाना है, पुनेट स्क्वायर बनाना है। पुनेट स्क्वायर में ये बताया गया था कि एक एक्सिस पे हम लेते हैं फीमेल कैरेक्टर्स को, फीमेल गैमेट्स को, और दूसरे एक्सिस पे हम लेते हैं मेल गैमेट्स को। सो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट को समझते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, वर्टिकली हम लेते हैं फीमेल्स को और हॉरिजॉन्टली लेते हैं मेल्स को। तो कॉम्बिनेशन तो दोनों में, क्योंकि सेल्फ क्रॉस है तो दोनों में एक जैसे गैमेट्स बनेंगे, यही वाले कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड द स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इन्हीं को हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं। एक एक्सिस पे लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर यही का ये इधर ले लिया। अब प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स को, दे आर जस्ट गोइंग टू काउंट डाउन कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर। ये बॉक्सेस बनाने में गलती नहीं हो जाए, ऐसा ऐसा होगा तो मिस्टेक हो जाएगी और फिर ऐसा, तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिंपल ये लिखना है। ये 4 पॉइंट इधर लिखे, 4 कॉम्बिनेशन थे, 8 कॉम्बिनेशन होते तो आप 8 इधर लिखते, 16 होते तो 16 लिखते। वॉट एवर द कॉम्बिनेशंस आर देयर यू हैव टू राइट डाउन लाइक दैट ओनली। और इधर भी इतना लिखते और क्रॉस लिख देते, वहाँ पे क्रॉस बना देते, बॉक्सेस अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो यू नीड नॉट टू काउंट। और हमने फिनोटाइप के लिए देखा ही था ना, 4 to the power of n। तो जो फिनोटाइप बनाना है तो 4 to the power of n कितने बॉक्सेस बन रहे होंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं। 4 to the power of n मतलब 2 हाइब्रिड आ रहे थे, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 16 बनेंगे। आपको 16 काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, ओनली यू नीड टू राइट डाउन द गैमेट्स हियर, जीनोटाइप हियर और हियर, दोनों को क्रॉस कराते चलिए, अपने आप आपके बॉक्सेस बनते चले जाएंगे। तो लेट्स सी, ये कैपिटल आर वाई था तो हम आर वाई का क्रॉस इसके साथ में पूरा करा देते हैं। तो इसके साथ में कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस कराया तो पहले कॉलम में क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरे कॉलम में स्मॉल आर के साथ में कराया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये पूरी तरीके से आप समझें इस चीज़ को, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। दूसरे में क्या हुआ आपका, यहाँ पे स्मॉल आर है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, हियर स्मॉल आर, सो स्मॉल आर कैपिटल वाई। थर्ड वन इज कैपिटल आर, सो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। फोर्थ वन इज वंस अगेन स्मॉल आर, सो स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। फोर्थ वन कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई आ गया। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई और उसके साथ में स्मॉल वाई आ गया। फिर कैपिटल आर आया, दोनों स्मॉल वाई हो जाएंगे। थर्ड वन कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई हो जाएंगे। फोर्थ वन में स्मॉल आर लिया हुआ अपन ने तो कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई आ जाएगा। हियर स्मॉल आर बोथ विल कम टुगेदर, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई आएगा। फिर से कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर और दोनों वाई स्मॉल होंगे एंड फाइनली दोनों स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्लियर। ये आपका बना जीनोटाइप। अब इससे फिनोटाइप पता करना है, तो फिनोटाइप पता करने के लिए हमको मालूम है कि हमको क्या देखना होता है, डोमिनेंट जीन। तो जो भी जीन डोमिनेंट होगा वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा।
तो डोमिनेंट जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा, तो कैपिटल आर इज डोमिनेंट तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा राउंड, कैपिटल वाई इज डोमिनेंट तो येलो, हियर राउंड एक ही आर है तो राउंड हो गया येलो, राउंड एक वाई डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर तो राउंड येलो, हियर कैपिटल आर वंस अगेन राउंड येलो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब देखिए दोनों आर स्मॉल हैं तो होमोजाइगस कंडीशन में ही रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, तो ये अब कैसा हो जाएगा रिंकल्ड येलो, फिर से राउंड येलो, ये दोनों आ गए एक बार फिर से स्मॉल तो रिंकल्ड येलो, थर्ड वन देखिए राउंड येलो राउंड, अब ये कैसा है दोनों स्मॉल वाई एक साथ आ गए तो रिंकल्ड के साथ राउंड के साथ में अब कैसा आ जाएगा ग्रीन कलर आ जाएगा, देन वंस अगेन राउंड और दोनों वाई एक साथ आ गए हैं तो राउंड ग्रीन, देन राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, इस तरीके से फिनोटाइप बने हुए हैं। अब हमको अगर रेशियो निकालना है जीनोटाइप्स का तो कितने जीनोटाइप बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बना, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड फाइनली स्मॉल वाई। ओके, अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछा तो नहीं जाता बट इफ टफ क्वेश्चंस आर देयर देन इट कैन बी, तो उसके लिए ये रेशियो मैंने जितने भी कम्बिनेशन बनाए उनका रेशियो होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करने में, रेशियो तो आप बना लेंगे, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है 1:2:4:1:2:1:2:1, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आपको समझ में आया। ये पूरे के पूरे कम्बिनेशन मैंने जो यहाँ पे लिखे हुए थे वो कम्बिनेशन यहाँ लिस्ट डाउन किए, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला ये लिखा था, फिर दूसरा हमने बनाया था यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर, ये सारे के सारे कम्बिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इनका जो रेशियो पूछा जाता है अगर कभी पूछा जाएगा, यूजुअली द फिनोटाइपिक रेशियो इज बीइंग आस्क्ड देयर इन केस ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो अगर पूछा जाता है तो रेशियो क्या होगा 1:2:2 1:2:2 अब बेटा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप याद कर सकें, आप उस ट्रिक को यूज़ कर सकें तो कैसे, हिंदी में बताता हूँ। 12 24 12 12 1, ठीक है, 12 दूनी 24, फिर 12 और 12 मिलके फिर से 24 होते हैं, +1 कर दिया हमने, टोटल 7 कम्बिनेशन आर देयर, 12 24 सॉरी टोटल 9 जीनोटाइपिक रेशियोज आर देयर, सो 12 दूनी 24, फिर 12 और 12 मिलके फिर से 24 होते हैं और 1, तो 12 24 12 12 1, आसानी से समझ में आएगा। 12 24 12 12 1, 12 2 24, 12 + 12 24 +1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आसानी से समझ में आना है। 1:2:2:4 1:2 12 2:4 24, तो 12 2 24, 1:2 1:2, सो 12 और 12 भी 24 हुआ, तो 12 और 24 12 और 24 और 1, ये तरीका है मेरा, फ्रॉम विच आर बाय विच आई एम रिमेंबरिंग, आई एम जस्ट लर्निंग द थिंग्स। अगर आपको अच्छा लगता है और यू कैन डेवलप योर ओन वे फॉर दिस, बट दिस इज व्हाट एन ईजी वे टू लर्न आउट। अब इसमें हम फिनोटाइपिक कंडीशंस को काउंट करते हैं कि कौन कौन से फिनोटाइप बने। तो सबसे पहला हम उठाते हैं, यहाँ पे पहले ब्लॉक में कौन सा आया था, राउंड और येलो आया था, तो राउंड और येलो को लेते हैं। और कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कैसे हम काउंट करेंगे, तो राउंड येलो पहला फिनोटाइप लिख लिया। अब इसके बाद में क्रॉस करना शुरू करते हैं अपन, राउंड येलो नंबर 1, राउंड येलो नंबर 2, राउंड येलो नंबर 3, राउंड येलो नंबर 4, राउंड येलो नंबर 5, राउंड येलो नंबर 6, राउंड येलो राउंड येलो नंबर 7, राउंड येलो नंबर 8, देन राउंड येलो नंबर 9। तो राउंड येलो के कितने हो गए, आप क्रॉस करते चले, जितने भी क्रॉस कर दिया तो वो आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो आपने क्रॉस कर दिया तो राउंड येलो कितने आ गए 9। देन उसके बाद में हमने दूसरा लिया है राउंड और ग्रीन, तो राउंड और ग्रीन लेते हैं, मीन्स व्हाट, आर एंड स्मॉल वाई। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आर एंड स्मॉल वाई कितने बन रहे हैं, इसको सर्च करें आप लोग, 1 2 एंड 3, सो राउंड एंड ग्रीन, एक ये क्रॉस किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये क्रॉस किया, तो राउंड एंड ग्रीन हो गया 3। तीसरा होता है रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड येलो में ये स्मॉल w
and y, then once again small w and y, and one more is there small w and y. ठीक है, तो ये आपका हो गया 3.1, 2 और 3, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए. फोर्थ वन इज रिंकल्ड एंड ग्रेन, सो दिस इज 1. सो 9:3:3:1. 9 प्लांट बने राउंड येलो, 9 बने राउंड ग्रीन. उसके बाद में 9 plants were there round yellow, 3 plants were there round green, 3 plants were there wrinkled yellow, and 1 plant is there wrinkled green. So this is how you can perform a checkerboard, how you can perform a dihybrid cross. आपको करना ये प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. आप 7 अलग अलग कॉम्बिनेशन लें, मेंडल के सातों कैरेक्टर्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन लें और उन कॉम्बिनेशन के साथ में प्रैक्टिस करें, देन ओनली यू विल गेट मास्टरी ओवर दैट. अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कैसे करना. दिस इज माई रिक्वेस्ट कि वेन एवर यू आर जस्ट लर्निंग, यू जस्ट गो टू द मास्टरी. एंड हाउ यू कैन गो टू द मास्टरी? बाई प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन. आप मेंडल के 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के साथ में हर पेयर ऑफ कैरेक्टर का डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाएं. रेशियो निकालें तो आपको जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा 12-24, 12-12-1, दैट इज 9 जीनोटाइप, एंड 4 फिनोटाइप्स आर देयर, 9-3-3-1 का फिनोटाइप मिलेगा. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट क्या है, कैसे ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर लिया था, जिनके बीच में क्रॉस कराया था, द कैरेक्टर वाज राउंड एंड येलो. किनके बीच में क्रॉस कराया? राउंड और येलो के बीच में क्रॉस कराया. जब इनके बीच में सेल्फ क्रॉस कराया तो कैरेक्टर्स कौन कौन से बने? राउंड सीड्स विद द येलो कलर, राउंड सीड्स विद द ग्रीन कलर, रिंकल सीड्स विद द येलो कलर्ड सीड, एंड रिंकल सीड्स विद द ग्रीन कलर्ड सीड. आपको ऐसा नहीं लगता कि दिस इज समव्हाट एबनॉर्मल? कुछ एबनॉर्मल कॉम्बिनेशंस डेवलप हुए हैं. क्रॉस वॉज मेड बिटवीन द राउंड एंड येलो, सो दैट मस्ट बी देयर कि अगर दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ ही चिपक के चलते, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे की इनहेरिटेंस को अफेक्ट करते, सो ऑलवेज व्हाट शुड बी देयर? द राउंड सीड मस्ट कम, राउंड शेप्ड सीड मस्ट कम विद द येलो कलर्ड कॉटिलेडन. लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि राउंड सीड्स विद येलो कलर्ड केम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यही आया. लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? राउंड सीट के साथ में ग्रीन कलर, जो कि कॉम्बिनेशन ही नहीं था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राउंड सीट के साथ में ग्रीन कलर आया, दैट वाज नॉट अ कॉम्बिनेशन. सिमिलरली रिंकल सीड के साथ में येलो कलर आया, दिस इज ऑल्सो नॉट द कॉम्बिनेशन. ना कि P1 जनरेशन में, ना ही F1 जनरेशन में. ये दोनों कॉम्बिनेशन ना तो P1 जनरेशन में लिए गए थे, ना ही F1 जनरेशन में लिए गए थे. फिर तीसरा रिंकल सीड के साथ में ग्रीन कलर, ये तो P1 जनरेशन का कॉम्बिनेशन आ गया. तो माय डियर चाइल्ड, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि राउंड सीड का जो कैरेक्टर था, राउंड शेप सीड का कैरेक्टर येलो कलर्ड ऑफ कॉटिलिडन से पूरी तरीके से फ्री था. दोनों का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट हुआ, इसीलिए राउंड सीड के साथ में ग्रीन कलर दिखाई दिया और रिंकल्ड सीड के साथ में येलो कलर दिखाई दिया. और रिंकल्ड सीड का कैरेक्टर जो ग्रीन कलर के साथ में आना था, वो P1 जनरेशन से उठ के यहाँ पे आ गया. तो दिस इज व्हाट द शॉकिंग रिजल्ट ऑब्जर्व्ड बाय द मेंडल. इसी को कहा गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. राउंड कलर्ड ऑफ द सीड वाज द कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड फ्रॉम द ग्रीन कलर ऑफ द सीड. मतलब ग्रीन कलर का जो कैरेक्टर था वो राउंड शेप सीड से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ. राउंड सीड जो कि डोमिनेंट था, तो राउंड सीड ने ग्रीन कलर को सप्रेस नहीं किया. ये पॉइंट है ऑब्जर्व करने का, ये पॉइंट है समझने का. द राउंड सीड दैट इज डोमिनेंट वन, द राउंड सीड जीन इज डोमिनेंट वन, हैज नॉट सप्रेस्ड द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन कलर्ड जीन. ये समझने की बात है, इसने सप्रेस नहीं किया. मतलब ये जीन इस जीन से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली असर्ट हुआ, इंडिपेंडेंटली मूव हुआ इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. सेम यहाँ पे हुआ. रिंकल्ड सीड शेप इज रेसेसिव वन, जीन इसके लिए रेसेसिव है, जो प्रेजेंट किसके साथ में रहा? डोमिनेंट के साथ में. तो ये फिर से एक शॉकिंग रिजल्ट था फॉर द मेंडल. मीन्स व्हाट माय डियर चाइल्ड? अगर डोमिनेंट के साथ में डोमिनेंट आए, दैट कैन बी अंडरस्टूड. रेसेसिव के साथ में रेसेसिव आया, दैट कैन बी अंडरस्टूड. बट डोमिनेंट जीन के साथ में रेसेसिव कैरेक्टर का एक्सप्रेस होना और रेसेसिव के साथ में डोमिनेंट का एक्सप्रेस होना, कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है बोथ द कैरेक्टर्स आर मूविंग सेपरेटली इनटू द नेक्स्ट जनरेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ ईच ऑफ द कैरेक्टर इज फ्री फ्रॉम द अनदर कैरेक्टर. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो हियर आई हैव रिटन, here the independent combinations are available which was not present in the parent. हमने parent में combination ही नहीं देखे थे. combination number 2, 3 and 4 we have not observed there in the parent because that was
राउंड एंड येलो, फिर भी ये कैरेक्टर दिखाई दिए, सो डोमिनेंट कैरेक्टर। और फिर अगला मैंने आपको जो बताया सेकेंड और थर्ड में, डोमिनेंट कैरेक्टर इज अपीयर्ड विद द रेसेसिव कैरेक्टर and the recessive character appeared with the dominant character. So dominant character appeared with recessive character in a plant. So hence यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि दोनों जीन एक दूसरे से सेपरेट होकर नेक्स्ट जनरेशन में गए और दोनों ने अपनी एग्जिस्टेंस को बना के रखा। जब होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आया तो रेसेसिव जीन ने अपनी कैरेक्टर्स को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया। वो डोमिनेंट के साथ में नहीं बता सकता था, लेकिन दूसरे जीन के साथ में अफेक्टेड नहीं रहा, राउंड कलर के साथ में अफेक्टेड नहीं रहा, रिंकल्ड कलर के साथ में वो अफेक्टेड नहीं रहा। सो डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर्ड विद द रेसेसिव इन अ प्लांट, hence it is moved separately into the next generation without affecting the inheritance of another character, और इसी को हम कहते हैं independent assortment. Both the characters are moving independently into the next generation. That is what called as independent assortment. Means what? Inheritance of one character is free from the inheritance of another character. दोनों के जीन भले एक साथ में रहें, डोमिनेंट और जीन एक साथ में रहें, फिर भी दोनों का इनहेरिटेंस एक दूसरे से फ्री होगा। और एक और ऑब्जर्वेशन था, रेसेसिव कैरेक्टर जो P1 जनरेशन में था वो फिर से अपीयर हुआ इन F2 जनरेशन, इवन इन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस ने एक बार फिर से प्रूव किया कि अगर कोई कैरेक्टर हिडन है तो दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड लाइक दैट द कैरेक्टर इज एबॉलिश्ड और टर्मिनेटेड। इसी कारण से कई जनरेशन के बाद, कई पीढ़ियों के बाद भी कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं। वीजमान की जर्म प्लाज्म थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। उस जर्म प्लाज्म थ्योरी ने यह समझाने की कोशिश की थी कि द ऑफस्प्रिंग मे हैव द कैरेक्टर्स ऑफ 21 जनरेशंस, 20 से 21 जनरेशन के कैरेक्टर्स उसके साथ में हो सकते हैं, और हर जनरेशन में कैरेक्टर्स के पैटर्नल भी होते हैं और मैटरनल भी होते हैं, माता पिता से भी आते हैं और उनके माता पिता से भी आते हैं। तो हर जनरेशन में कैरेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। दिस इज व्हाट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आई थिंक आई मेड यू क्लियर कि फिर से मैं रिपीट करूं स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 कैरेक्टर्स या 3 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स के जीन्स एक साथ रह तो सकते हैं, लेकिन दोनों कैरेक्टर, तीनों कैरेक्टर, हर कैरेक्टर का असॉर्टमेंट, हर कैरेक्टर का इनहेरिटेंस एक दूसरे से पूरी तरीके से फ्री होता है। इसी के कारण डोमिनेंट के साथ में रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देता है और रिसेसिव के साथ में डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है। मीन्स द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और फिर से एक बार प्रूव हुआ यहाँ पे, रिसेसिव कैरेक्टर जो P1 जनरेशन का था वो स्किप करके आता है, F2 जनरेशन में दिखाई देता है। मीन्स व्हाट? नो जीन इज बीइंग एबॉलिश्ड, नो जीन इज बीइंग टर्मिनेटेड। Whenever the genes are getting chance to express themselves, they are just going to express themselves. Like that, the wrinkled green was not the characters chosen in F1 generation, but it was appeared there in F2 generation. हम फिर से रिपीट करें कि हमारे पास हमारी पिछली पीढ़ियों के कैरेक्टर्स भी आते हैं, पिछले जनरेशन्स के कैरेक्टर भी आते हैं, और इसको प्रूव किया है एक्सपेरिमेंटली बाय द वीजमैन। हम आगे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, so this is all about the third law of inheritance or law of independent assortment. Dear students, अभी तक हमने मेंडल के तीनों लॉ देख लिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सब कुछ देख लिया है। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द एक्सेप्शंस ऑफ द मेंडल। कुछ डेविएशन है मेंडल के लॉ के, वो सारे डेविएशन देखेंगे। आज से मेंडेलियन जेनेटिक्स के जो फंडामेंटल लॉज थे वो ओवर हो रहे हैं। एक मज़ेदार क्वेश्चन आया था बिफोर फ्यू ईयर्स देयर इन द MPPMT एग्जामिनेशन। आई जस्ट विश टू डिस्कस दैट वन बिकॉज ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है। Mendel the question was, the Mendel enunciated how many principles are postulates of the inheritance, और ऑप्शन में दिया हुआ था 1, 2, 3 and 4. That was the question asked there in the MPPMT examination there in 1995. और उसमें पूछा था कि मेंडल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे, कितने पोस्टुलेट्स दिए थे, 1, 2, 3 and 4. और इसका आंसर मेरे हिसाब से टिल नाउ वॉट एवर वी हैव लर्न, आइदर स्टूडेंट्स विल गो विद द 2 और विल गो विद द 3, लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। दिस इज व्हाट द हायर ऑर्डर क्वेश्चन वाज देयर, दिस इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। मेंडल ने एक्चुअली 4 पोस्टुलेट्स दिए थे, 4 पोस्टुलेट, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ में पोस्टुलेट वर्ड दिया है। एंड इफ यू हैव रिमेंबर, मेंडल ने तो कोई प्रिंसिपल दिया ही नहीं था, कॉरेंस ने बाद में उसको फॉर्मलाइज किया था। तो मेंडल ने क्या किया, 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। द पोस्टुलेट नंबर 1,
the paired factors ki each and every character is being regulated by some of the paired factors. The genes are present, क्योंकि उस समय genes नहीं थे तो उन्होंने उनको कहा paired factors which are independently moving on to the next generation. दूसरा उनका पोस्टुलेट था डोमिनेंस की, F1 जनरेशन में ओनली वन कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस, ओनली वन फैक्टर विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज डोमिनेंस. फिर सेग्रीगेशन और चौथा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इस लेवल का कोई क्वेश्चन आता है, तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट कि हाउ मैनी पोस्टुलेट्स, नॉट प्रिंसिपल. पोस्टुलेट कितने थे? 4 पोस्टुलेट थे. पोस्टुलेट नंबर 1 पेयर्ड फैक्टर्स, number 2 dominance, number 3 segregation, number 4 is of independent assortment. So the correct answer for the question will be the 4. So this is all about for the today's lecture. From tomorrow we'll start the exception of the Mendelian genetics. Some of the exceptions are also there. Those exceptions we learn from tomorrow onwards. So till the time, thank you.